बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई जल्दी करें, मुझे आधा किलो चीनी दे दें, घर पर मेहमान आए हुए हैं। दुकानदार ने कहा। बस बेटा बस, अभी देता हूं। दुकानदार ने जल्दी जल्दी चीनी को तोला और शॉपर मुझे पकड़ा दिया। मैं चीनी लिए दुकान से निकली, सड़क की दूसरी तरफ नजर गई। लंबी चौड़ी गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर दो आदमी बैठे मुझे ही घूरे जा रहे थे। मुझे एक झुरझुरी आई। मैंने नजरें झुका ली और घर की तरफ चल पड़ी। कितने खबीस लोग होते हैं। शर्म आया तो इन्हें छू कर नहीं गुजरती, शर्म होती तो पराई औरतों को ताड़ते ही क्यों। मैं मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाते घर की तरफ चली जा रही थी। बड़ी फूफो आई हुई थी। काफी दिनों बाद न जाने अब्बा जी से क्या जरूरी बात करने आई थी। गाड़ी में ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स ने दूसरे आदमी से कहा, देख लिया तूने, खादिम हुसैन का नायाब हीरा। दूसरा शख्स बोला, हीरे को जौहरी की नजर ही पहचान सकती है। ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स ने गाड़ी स्टार्ट की और बोला, अब आगे क्या करना है तू अच्छी तरह जानता है। दूसरा शख्स बोला, यार तू फिक्र ही ना कर। दोनों आदमी गाड़ी में बैठे वहां से रवाना हो गए। मैं चीनी लेकर घर में दाखिल हुई। अम्मी फुफ्फो के साथ बरामदही में बैठी हुई थी। मुझे देखते ही जल्दी से उठ खड़ी हुई और बोली, दानिया चीनी ले आई है, मैं जल्दी जल्दी चाय बनाती हूं। फुफ्फो ने अम्मी से कहा, अरे नरगिस, क्या घर में किलो आधा किलो सौदा मंगवाती हो, एक ही बार महीने का राशन डलवा लिया करो। अम्मी किचन से ही ऊंची आवाज में बोली, बाजी बस हालात तंग है ना, क्या करें, आप तो जानती ही हैं सब कुछ। मैं कमरे में चली गई। मैंने अबाया उतार कर हैंगर पर लटकाया। फूफो बहुत गौर से मुझे देख रही थी। बोली, हाँ इसीलिए तो आई हूं, सोचा भाई को भी समझाती हूं और तुम्हारा बोझ भी हल्का कर देती हूं। मैं अपने बिस्तर पर बैठकर किताब पढ़ने लगी। मुझे अम्मी ने मैट्रिक तक जबरदस्ती पढ़ाया है, आगे पढ़ाने की हैसियत ही नहीं थी। ऊपर से सोतेले अब्बा। अपने अब्बू होते तो शायद मुझे पढ़ाते भी। मैं 7 साल की थी जब अब्बू का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। अब्बू के इंतकाल के 1 साल बाद ही अम्मी की शादी हो गई। मेरी उम्र 20 साल हो चुकी है। मेरे 3 सौतेले भाई और एक बहन है। सब स्कूल जाते हैं, मगर मेरे सौतेले अब्बा का कोई हाल नहीं है। ये बात नहीं है कि उन्हें अपनी सौतेली बेटी का ख्याल नहीं है, उन्हें तो अपने सगे बच्चों का भी ख्याल नहीं है। आड़ती हैं, मंडी में सब्जी बेचते हैं, कभी कभार तो घर के मामला ठीक चलते रहते हैं, लेकिन शायद उन्हें सुकून की जिंदगी पसंद नहीं है। ऐसा बस कभी कभार होता है, वरना अक्सर तो मोहल्ले के चाय के ढाबे पर बैठे जुआ खेलते और कभी तो आधे पैसे जुए में हार आते और कभी तो सारे दिन की कमाई जुए में हार आते और घर आकर कभी कहते कि जेब कट गई है, तो कभी कहते कि आज सारा दिन काम नहीं हुआ, तो कभी कहते नुकसान हो गया है। मुझे फिक्र थी तो अपनी माँ की और अपने सौतेले बहन भाइयों की। कभी कभी जब अम्मी का दिल भर आता और वो माजी के दरीचों में झांकती तो बताती हैं कि मेरे अब्बू के साथ उन्होंने अपनी 8 साला जिंदगी शहजादियों की तरह गुजारी, मगर उनकी सुख भरी जिंदगी की उम्र बहुत कम थी। अब्बू के दुनिया से जाने के बाद जब से अम्मी की दूसरी शादी हुई है, वो एक ना खत्म होने वाला इम्तिहान दे रही हैं। अब तो मेरी माँ मुस्कुराते हुए भी कई बार सोचती हैं। बड़ी फुप्पो की आवाज अचानक ही बहुत कम हो गई और वो अम्मी के साथ सरगोशी के अंदाज में बातें करने लगी। मुझे अचानक प्यास महसूस हुई। मैं कमरे से बाहर निकली। मुझे देखते ही बड़ी फुप्पो खामोश हो गई और बोली, भाई आज तो मैं खादिम भाई से बात किए बगैर यहां से नहीं जाऊंगी। मैं किचन में पानी पीने के लिए चली गई। अम्मी के चेहरे पर गहरी उदासी और लहजे में गहरी खामोशी थी। ना जाने फुप्पो अम्मी से क्या बात कर रही थी। अब्बू का इंतजार करते करते मगरिब हो गई, मगर अब्बू ना आए। अम्मी ने कहा, बाजी अब आपने खाना खाकर ही जाना है, मैं खाना बनाती हूं। अम्मी जल्दी से किचन में आई, मुझे आवाज दी। मैं किचन में गई। अम्मी ने कहा, दानिया प्याज छीलो, जल्दी जल्दी खाना बनाती हूं। पता नहीं तुम्हारे अब्बू कहाँ रह गए हैं, कल के मटर बचा के रखे हैं, सोच रही हूं मटर वाले चावल बना लेती हूं। मैंने कहा, अम्मी अब्बू इस वक्त तक आ तो जाते हैं, जिस दिन नहीं आते
आपको भी पता है कि उस दिन वो कहाँ जाते हैं। भाई खादिम हुसैन, कब से तुम्हारा इंतजार हो रहा है। तुम तो बिल्कुल मिलते ही नहीं हो। चाय के ढाबे पर बैठे शख्स जिसका नाम सिकंदर था उसने कहा। अब्बू ने चंद लम्हे सोचा और फिर उसके पास जाकर बैठ गए। अब्बू ने कहा, क्या करूं सिकंदर भाई, 4 बच्चे तो मेरे हैं और एक बेटी मेरी बीवी की, इसके पहले शौहर से है। उसकी उम्र भी शादी वाली हो गई है। बच्चों का खर्चा, घर के अखराजात मैंने तय कर लिया है कि अब जुआ नहीं खेलूंगा। सिकंदर ने कहा, ओहो खादिम हुसैन, तुम परेशान मत हो, हर मसले का हल मौजूद है। वैसे अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अब्बू ने कहा, तुम क्या मदद कर सकते हो। सिकंदर ने कहा, भाई खादिम हुसैन, आज तो बहुत परेशान लग रहे हो, चल तेरा मूड भी ठीक करता हूं, एक बाजी लगाते हैं। अब्बू ने कहा, नहीं यार, बिल्कुल दिल नहीं है। सिकंदर ने दाएं बाएं देखा और बोला, खादिम हुसैन, आज तो मेरा तुझसे भीख मांगने को दिल कर रहा है। अब्बू ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और बोले, क्या मजाक कर रहे हो। सिकंदर ने अब्बू के हाथ पे अपना हाथ रख दिया और बोला, खादिम हुसैन, मुझे अपनी शागिर्दी में ले लो, मेरा मतलब है रिश्तेदारी में। फिर उसने अपने सर पर हाथ मारते हुए कहा, मैं क्या कह रहा हूं, मेरा मतलब है मुझे अपना बेटा बना लो। अब्बू ने दोनों भवें जोड़ते हुए चौंक कर सिकंदर की तरफ देखा। सिकंदर बोला, मेरा मतलब है मैं उम्र भर तुम्हारी खिदमत करूंगा। अब्बू ने कहा, यह तुम क्या कह रहे हो। सिकंदर बोला, मुझे तुम्हारी बेटी पसंद है, सच पूछो तो मुझे तुम्हारी शराफत भी पसंद है। अब्बू ने कहा, सिकंदर, मेरी बेटी की उम्र 20 साल है जबकि तुम्हारी 35 साल है, मैं कैसे। उसकी मां नहीं मानेगी। सिकंदर ने कहा, भाई खादिम हुसैन, तुम मान जाओ तो सब मान जाएंगे, मैं इसके बदले पूरे 10 लाख दूंगा। 10 लाख का सुनकर अब्बू उसे फटी नजरों से देखने लगे और बोले, तुम कह रहे हो मैं अपनी बेटी बेच दूं, जमाना क्या कहेगा। सिकंदर बोला, भाई खादिम हुसैन, तुम भी बहुत भोले हो, ये पैसे सिर्फ रिश्तेदारी में दूंगा ताकि तुम अपने कारोबार को बढ़ा सको। रिश्तेदार एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अब्बू ने कहा, मगर फिर भी। सिकंदर बोला, ज्यादा ना सोचो खादिम हुसैन, मैं तुम्हारी बेटी को बहुत खुश रखूंगा और देखो तुम्हारे हालात भी बदल जाएंगे, तुम भी सुखी हो जाओगे और तुम्हारी बेटी भी। ओए छोटे, जल्दी से दूध पत्ती लेकर आ। भाई खादिम हुसैन, फिक्र ना करें, चाय पिएं, देखना सब ठीक हो जाएगा। एक दिन आएगा जब तुम मुझे दुआएं देगा। रात के 9 बज चुके थे। फुप्पो ने खाना भी खा लिया था। फुप्पो का बड़ा बेटा भी उन्हें लेने के लिए पहुंच चुका था। वो करीब रखी कुर्सी पर बैठा हुआ था। फुप्पो ने कहा, हाय अल्लाह, 9 बज गए हैं, खादिम हुसैन कहाँ रह गया है। कमबख्त को कितनी बार कहा है कि एक सादा मोबाइल खरीद ले और अपने पास रख, मगर ये आदमी किसी की नहीं सुनता है। अम्मी बोली, इतनी देर करते तो नहीं है, पता नहीं आज क्यों इतनी देर कर दी। फुप्पो चारपाई से उतरी और बोली, नरगिस, मैं अब चलती हूं। खादिम को कहना कि बाजी सख्त नाराज हो रही थी, मेरा पैगाम उसे दे देना और कहना कल ही मुझसे मिले। अम्मी ने कहा, बेफिक्र रहें बाजी, मैं कह दूंगी। फुप्पो ने इजाजत दी। मैं फुप्पो से मिलने गई तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे दुआएं दी। अम्मी और फुप्पो आगे आगे चल रही थी। फुप्पो का बेटा अहमद और मैं पीछे पीछे थे। अचानक अहमद ने मुस्कुराते हुए सरगोशी की, दोबारा आऊंगा, मेरा इंतजार करना। मैं उसकी बात सुनकर सटपटा गई। फुप्पो चली गई। रात के 10 बजे अब्बू घर आए। अम्मी ने कहा, आप कहाँ रह गए थे, बड़ी बाजी आई थी, सारा दिन आपका इंतजार करती रही, अभी घंटा पहले वापस गई हैं। अब्बू ने कहा, खैरियत थी। अम्मी बोली, जी जी खैरियत तो थी, मगर। अब्बू ने अम्मी की बात काटते हुए कहा, अच्छा खैरियत थी तो कल बात करेंगे, अभी मेरे लिए खाना लेकर आओ, मैं खाना खाकर सोना चाहता हूं, बहुत थका हुआ हूं। यह सुनकर अम्मी ने कहा, जी बेहतर। चंद दिन गुजर गए। अब्बू बहुत खोए खोए रहते थे। चंद दिन बाद रात का वक्त था, गर्मियों के दिन थे। अम्मी ने कहा, मैं आपसे जरूरी बात करना चाहती हूं। आज फिर बाजी ने पैगाम भिजवाया है। अब्बू चारपाई पर लेटे आसमान पर बिखरे सितारों को देख रहे थे। बोले, कैसी जरूरी बात है। अम्मी ने कहा, वो बाजी उस दिन दानिया के लिए अहमद का रिश्ता लेकर आई थी।
अब्बू ने चौंक कर अम्मी की तरफ देखा और उठकर बैठ गए। बोले, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अम्मी ने कहा, मैं जब भी आपसे बात करने लगती आप कहते बाद में बात करेंगे। इंतजार करके आज फिर बाजी ने पैगाम भिजवाया है। अब्बू गहरी सोच में पड़ गए। थोड़ी देर बाद बोले, दरअसल बात यह है कि मैं दानिया का रिश्ता तय कर चुका हूं। अम्मी हैरत ज़दा नजरों से अब्बू को देखने लगी और बोली, आपने दानिया का रिश्ता तय कर दिया और मुझे बताया भी नहीं? अब्बू ने कहा, हाँ, वो मैं बस बताने ही वाला था। अम्मी ने कहा, कौन है वो? अब्बू ने कहा, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, दानिया को बहुत खुश रखेगा, रुपए पैसे वाला है। अम्मी ने कहा, उम्र क्या है उसकी? अब्बू ने कहा, मर्द की उम्र नहीं स्टेटस देखा जाता है पगली। अम्मी ने कहा, तो क्या आप अपनी बाजी को नाराज कर देंगे? अब्बू ने कहा, बाजी को मैं मना लूंगा, तुम फिक्र मत करो। अम्मी के असरार पर अब्बू ने सिकंदर के बारे में अम्मी को बताया। अम्मी तो आपे से बाहर हो गई। अम्मी ने कहा, आप क्या पागल हो गए हैं? आप उस बदमुआश के साथ मेरी बेटी की शादी करेंगे? अब्बू ने कहा, नरगिस पागल मत बन, दानिया की शादी की मद में वो पूरे 10 लाख दे रहा है। अम्मी ने कहा, ओह अच्छा, यानी आप मेरी बेटी की कीमत लगा आए हैं। अब्बू ने कहा, खामोश, बस बहुत हुआ, मैंने उससे एक धेला नहीं मांगा, वो खुद रिश्तेदारी में मुझे देना चाहता है। अम्मी बोली, वाह, आप तो रिश्तेदारी भी बना आए हैं। अब्बू ने कहा, नरगिस बस कर, मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर चुका हूं। अगले जुमा को दानिया का सिकंदर के साथ निकाह है, चल अब जा, मुझे सोने दे। ये कहकर अब्बू दोबारा आंखें बंद करके लेट गए। अम्मी फटी फटी नजरों से मेरे सौतेले बाप को देख रही थी और मैं अपने कमरे की खिड़की से ये सारा नजारा देख रही थी। सुबह नाश्ते के बाद जैसे ही अब्बू मंडी चले गए और मेरे बहन भाई स्कूल चले गए, अम्मी ने कहा, दानिया तुम घर का काम काज संभालो, मैं तुम्हारी फुप्पो के घर जा रही हूं। अम्मी ने चादर ओढ़ी और चली गई, मगर मेरा दिल कह रहा था कि मेरे सौतेले बाप ने जो फैसला कर लिया था वो अब पत्थर पर लकीर बन चुका था। कुदरत मेरी माँ का इम्तहान तो ले रही थी, अब मेरी बारी थी। मैंने खुद को अल्लाह की रजा के सुपुर्द कर दिया। जो मेरे रब का फैसला है मुझे दिलो जान से कबूल है। अम्मी फुप्पो के घर पहुंची। फुप्पो अम्मी को सुबह सवेरे परेशान हाल देखकर दंग रह गई। अहमद प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, वो भी अभी घर पर ही मौजूद था। फुप्पो ने कहा, क्या हुआ नरगिस, तुम सुबह सुबह आई हो और परेशान भी हो? अम्मी डाइनिंग टेबल पर ही बैठ गई और रोने लगी। ये देखकर फुप्पो ने अहमद से कहा, बेटा जाओ मोमानी के लिए पानी लेकर आओ, और अहमद किचन में चला गया। फुप्पो अम्मी के पास ही कुर्सी पर बैठ गई और उन्हें दिलासे देने लगी। इतने में अहमद पानी ले आया। फुप्पो ने अहमद के हाथ से पानी का गिलास लिया और अम्मी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो नरगिस, पानी पियो और मुझे बताओ ऐसी क्या बात हुई है कि तुम इतना रो रही हो। अम्मी ने फुप्पो के हाथ से पानी का गिलास लिया और टेबल पर रख दिया और बोली, बाजी मेरे शौहर ने दानिया का रिश्ता मोहल्ले के आवारा बदमाश सिकंदर के साथ तय कर दिया है। अगले जुमा को दानिया का सिकंदर के साथ निकाह है। अहमद ने कहा, मोमानी आप क्या कह रही हैं? फुप्पो हैरत ज़दा अम्मी को देखते हुए बोली, नरगिस मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा है, क्या खादिम हुसैन पागल हो गया है? अम्मी ने कहा, मुझे नहीं मालूम बाजी, खुदा के लिए कुछ करें। आपके भाई को वो बदमाश 10 लाख रुपए दे रहा है। आपके भाई ने मेरी बेटी का सौदा कर दिया है। फुप्पो ने दिल पर हाथ रख लिया और बोली, हाय हाय, ये तू क्या कह रही है? खादिम हुसैन क्या पूरे खानदान की इज्जत को खाक में मिलाएगा? अहमद बोला, अम्मी आप मामू को समझाएं, वो जो कुछ कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे हैं। फुप्पो ने अम्मी के आंसू पोंछते हुए कहा, नरगिस तू घर जा, मैं शाम होती आ जाऊंगी, तू फिक्र न कर। खादिम हुसैन ने अड़ी दिखाई तो वो मुझे जानता नहीं है, मैं भी उसी की बहन हूं। जुमा तो बहुत दूर है, मैं जुमेरात को ही दानिया का निकाह अहमद के साथ कर दूंगी। फुप्पो ने अम्मी को समझा बुझाकर घर भेज दिया। शाम के वक्त फुप्पो अहमद को लेकर घर पहुंच गई। अब्बू और बाजी की खूब बहस हुई, मगर अब्बू अपनी बात से पीछे नहीं हटे। बिलाखिर थक हार कर फुप्पो ने कहा, ठीक है मेरे भाई, तूने फैसला कर लिया है, अब मेरा फैसला भी सुन ले। दानिया सिर्फ मेरी बहू बनेगी, जा जो तूने करना है कर ले। ये कहकर फुप्पो चली गई। 2 दिन इसी कश्मकश में गुजर गए। 2 दिन बाद रात के खाने के बाद अचानक अहमद घर आया। अब्बू ने कहा, क्या बात है अहमद,
तुम इस वक्त। मैं वहीं पानी का गिलास लिए खड़ी थी। अहमद ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला, मामू मैं दानिया को लेने के लिए आया हूं। ये सुनकर अब्बू खड़े हो गए और बोले, अहमद ये क्या बदतमीजी है, दानिया का हाथ छोड़ो। अहमद बोला, मामू आप अच्छा नहीं कर रहे, इसलिए अब मुझसे भी अच्छे की तवक्को मत करें। अहमद ने मुझे खींचा, दानिया चलो मेरे साथ। अब्बू चिल्लाए, अहमद रुक जाओ, रुक जाओ, अहमद मेरी बात सुनो। मगर अहमद मेरा हाथ खींचते मुझे लिए जा रहा था। बाहर गाड़ी खड़ी थी। अहमद ने मुझे गाड़ी में बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मैंने पलट कर देखा, अम्मी ने मुझे खामोश रहने का इशारा किया, यानी वो चाहती थी जो हो रहा है ठीक हो रहा है। अब्बू ने अहमद को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर अहमद ना रुका। उसने गाड़ी स्टार्ट की और घर की तरफ रवाना हो गया। अभी हम आधे रास्ते ही गए होंगे, एक तेज रफ्तार आती कार ने अहमद को रोकने का इशारा किया। फिर हमारी गाड़ी के सामने उसने गाड़ी खड़ी कर दी। ये देखते ही अहमद ने गाड़ी को ब्रेक लगाई और गाड़ी से बाहर निकला। इसी अस्ना में सामने वाली गाड़ी से 3 मर्द निकले। वो अहमद की तरफ आए। अहमद बोला, कौन हो तुम लोग, गाड़ी सामने से हटाओ। मगर एक आदमी ने अहमद को पकड़ लिया और बाकी 2 आदमी गाड़ी की तरफ आए। उन्होंने दरवाजा खोला और मुझे गाड़ी से बाहर खींचने लगे। मैं चिल्लाई, छोड़ो मुझे। अहमद चिल्लाया, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? मगर अहमद को पकड़ने वाले शख्स ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, चुप हो जा। वो आदमी मुझे खींचते हुए ले जा रहे थे। अहमद को जिस आदमी ने पकड़ रखा था, न जाने उसने अहमद के सर पर क्या मारा कि वो बेहोश हो गया। जिस शख्स ने मुझे पकड़ रखा था उसने मेरे मुंह पर अपना हाथ रखा हुआ था। अहमद बेहोश हो गया। उस आदमी ने अहमद को गाड़ी के अंदर धक्का दे दिया और गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। वो आदमी तेजी से भागता आया और गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। दोनों आदमी मुझे खींचते हुए गाड़ी के अंदर बैठे। उस आदमी ने गाड़ी को स्टार्ट किया। उधर एक आदमी ने मेरे मुंह पर रुमाल रख दिया और मुझे नींद आने लगी। सुबह हुई। लोगों ने अहमद को गाड़ी के अंदर बेहोश पाया। उसे अस्पताल पहुंचाया गया। बात पूरे इलाके में फैल गई। मेरी माँ तो सदमे से रो रो कर निढाल हो चुकी थी। अहमद को होश आया। वो होश में आते ही पुलिस स्टेशन गया। उसने थाने में मेरे अगवा की FIR दर्ज करवाई। अब्बू मंडी के करीब पहुंचे ही थे कि गाड़ी अब्बू के पास आकर रुकी। अब्बू गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी रवाना हो गई। कुछ देर बाद गाड़ी बैंक के सामने रुकी। अब्बू गाड़ी से निकले। गाड़ी का काला शीशा नीचे हुआ। ड्राइविंग सीट पर सिकंदर बैठा हुआ था। वो एक बैग अब्बू को पकड़ाते हुए बोला, खातिम हुसैन, इस बैग में पूरे 10 लाख रुपए हैं। बैंक इसलिए लेकर आया हूं कि कहीं रास्ते में डकैती ना हो जाए। अब्बू ने कहा, बहुत शुक्रिया, मगर मेरे भांजे ने थाने में रिपोर्ट की है। सिकंदर बोला, उसकी फिक्र ना करो, उसका मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। ये कहकर सिकंदर ने गाड़ी का शीशा ऊपर किया और चला गया। अब्बू पैसों वाला बैग लेकर बैंक के अंदर चले गए। मुझे होश आया। मैं कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैं जल्दी से उठ बैठी। ये मैं कहाँ आ गई थी? एक एक करके तमाम चेहरे निगाहों के सामने घूमने लगे। मुझे तो पुप्पो का बेटा अहमद अपने घर ले जा रहा था। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला। एक औरत और एक मर्द कमरे के अंदर दाखिल हुए। मैं उन्हें देखकर सिमट कर बैठ गई। बारीक साड़ी में मलबूस, जवान और निहायत खूबसूरत औरत थी। आदमी 3 पीस सूट पहने हुए था। औरत ने मुझे मुस्कुराकर देखा और बोली, माशाल्लाह, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, बिल्कुल मोम की गुड़िया जैसी हो। फिर वो उस आदमी की तरफ मुड़ी और बोली, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। सिकंदर, आज तक मैंने तुम्हें जो भी काम दिया है तुमने हमेशा मुझे खुश किया है। सिकंदर का नाम सुनकर मुझे शदीद तरीन झटका लगा। औरत मेरे करीब आई। मेरे चेहरे पर गिरी बालों की लटों को पीछे करते हुए बोली, दानिया जानेमन, तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें तो मैं यहाँ की रानी बनाकर रखूंगी। मेरा नाम उल्फत है। सब मुझे प्यार से मलिका उल्फत जान कहते हैं। फिर वो सिकंदर से बोली, सिकंदर, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं। जो बात करनी है कर लो, उसके बाद तुम इसे और ये तुम्हें नहीं जानती है। ये कहकर वो कमरे से चली गई। सिकंदर मेरे करीब आया। खौफ से मेरा जिस्म कांप रहा था। वो बोला, मेरा नाम सिकंदर है, जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता हुआ था। तुम इस कदर खूबसूरत हो कि पहले तो मैंने सोचा कि तुमसे शादी कर लूं, मगर मैं हमेशा दिमाग से फैसले करता हूं, क्योंकि दिल के फैसले बंदे को कहीं का नहीं छोड़ते।
वैसे तो मैं कभी किसी के लिए दुखी हुआ नहीं, सिवाय तुम्हारे। तुम्हारा सुतेला बाप बहुत लालची है, वो तुम्हारी कीमत वसूल कर चुका है। ये जगह शायद तुम्हारे लिए ही बनी है, इसलिए इसे कबूल कर लो। ये कहकर वो चल पड़ा और दरवाजे के पास पहुंचकर वापस मुड़ा और बोला, हो सकता है यहां तुम्हें तुम्हारे हुस्न का सच्चा कदरदान मिल जाए। ये कहकर वो चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। मैं शदीद सदमे में खामोशी से उनकी बातें सुन रही थी। मैंने अपने दिल पर हाथ रखा। महसूस हुआ, हाँ, धड़कन तो चल रही थी, मगर कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा था। पूरे वजूद पर सख्ता तारी था। अचानक अम्मी की आवाज समातों से टकराई, लेकिन अम्मी यहां नहीं थी। हाँ, ये वो आवाज थी जो मेरे अंदर रची बसी हुई थी। मुझे अम्मी याद आने लगी। अम्मी, मैं कहाँ आ गई हूं? अम्मी, आपकी बेटी इतनी बदकिस्मत नहीं हो सकती अम्मी। आखिर मैं जोर जोर से रोने लगी। अम्मी, कहाँ हैं आप? अम्मी, खुदा के लिए मेरे पास आ जाएं। मेरी जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर दो लड़कियां कमरे में भागती चली आईं। उन्होंने मुझे पकड़ा और चुप कराने लगी, मगर आज मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी रूह मेरे जिस्म के पिंजरे से आजाद होने के लिए तड़प रही है। कई दिन इसी सदमे में गुजर गए। रो रो कर मेरी आंखें सूज चुकी थीं और अब तो आंसू भी खुश्क हो चुके थे। मैं बेसुध बिस्तर पर पड़ी रहती, पथराई आंखें या तो मां को याद करती या अल्लाह को। अचानक कमरे का दरवाजा खुला। उल्फत जान कमरे के अंदर आई, मेरे बिस्तर पर बैठ गई। मैं पलंग के सरहाने के साथ टेक लगाए बैठी थी। उल्फत जान बोली, दानिया, तुम्हें यहां आए कई दिन गुजर चुके हैं। खुद को यहां का आदी बनाने की कोशिश करो, कमरे से बाहर निकला करो। तुम्हारी तरह कितनी लड़कियां हैं, उनसे बातें किया करो। कभी रक्स किया है तुमने? अगर नहीं आता तो मैं तुम्हें सिखाऊंगी। जानती हो, रक्स करने से सारा डिप्रेशन बाहर निकल जाता है। तुम बस ये सोचो, जब मोहब्बतों पर फफूंदी लग जाए तो इससे दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस शय को फंगस लग जाए वो गल सड़ जाती है। अब अपने सौतेले बाप को ही देख लो, उसकी तो इंसानियत को फंगस लग चुकी है। फिर उल्फत जान ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, तुम पीछे मत देखो, सिर्फ आगे देखो। देखना तुम दिलों पर राज करोगी। चलो शाबाश, उठ जाओ, अपना हुलिया दुरुस्त करो और कमरे से बाहर निकलो। आज हम दोनों इकट्ठे बाहर लॉन में बैठकर नाश्ता करेंगे। यह कहकर उल्फत जान कमरे से चली गई। उसके जाने के बाद मेरी हम उम्र एक लड़की कमरे में आई। उसने हाथों में एक सूट लिया हुआ था। बोली, चलो उठकर नहा लो। उल्फत बाजी ने खास तौर पर तुम्हारे लिए यह सूट मंगवाया है। मलिका उल्फत जान को अपनी बात मनवाने का खास मलिका हासिल था। यकीनन वो अपने ग्राहकों को भी इसी तरह घेरती होगी। मैंने खुद को हालात के धारे पर छोड़ दिया और अल्लाह से मदद मांगने लगी। मैंने कभी रक्स नहीं किया था, मुझे रक्स करना नहीं आता था। उल्फत जान मुझे रक्स की तरबियत दिलाने लगी। मैं किसी बुत की मानिंद खामोशी से उल्फत जान की हिदायत पर अमल पैरा थी। रक्स की तरबियत लेती, 5 वक्त की नमाज अदा करती और तहज्जुद की नमाज अदा करती। एक दिन मैं लॉन में चिड़ियों को दाना डाल रही थी कि एक रंग बरंगी तितली उड़ती हुई आई और मेरे इर्द गिर्द मंडलाने लगी। तितलियां तो वैसे भी मुझे पसंद थी। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की, मगर ना पकड़ सकी। इतने में बिनिश नाम की लड़की, जिससे मैं कोई जरूरी बात हो तो कर लेती थी, वो आई और बोली, दानिया, उल्फत बाजी तुम्हें अंदर बुला रही हैं। मैंने हाथ में पकड़ी प्याली टेबल पर रखी और बिनिश के साथ चल दी। वो बोली, तुमने रक्स की तरबियत मुकम्मल कर ली है ना? उल्फत बाजी तुम्हारा रक्स देखना चाहती हैं। मैं और बिनिश ड्राइंग रूम में पहुंचे। मलका उल्फत जान सोफे पर दराज थी। मुझे देखते ही बोली, कैसी हो दानिया जाने मन? मुझे मालूम हुआ है कि तुम्हारे रक्स की तरबियत मुकम्मल हो गई है। मैंने सोचा देखूं तुम रक्स करती कैसी लगती हो। बिनिश, चल मेरी जान, अच्छा से म्यूजिक तो लगा। बिनिश ने म्यूजिक लगा दिया। मैंने रक्स शुरू कर दिया। रक्स के दौरान मैंने देखा वही तितली मेरे इर्द गिर्द उड़ती रही। रक्स खत्म किया तो उल्फत जान ताली बजाते सोफे से खड़ी हो गई और बोली, वाह दानिया वाह,
تم نے تو میرا دل خوش کر دیا. واقعی تم تو ہیرا ہو اور میں قیمتی چیزوں کی قدر کرتی ہوں. تم آرام کرو, رات کے کھانے پر ملیں گے. میں خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چل پڑی. آدھی رات کا وقت تھا. میرا کمرہ دوسری منزل پر تھا. چاند کی روشنی میرے کمرے کی کھلی کھڑکی سے اندر داخل ہو رہی تھی. اچانک مجھے پیاس محسوس ہوئی تو میری آنکھ کھل گئی. میں نے سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے ایک گلاس پانی پیا. گھڑی پر نظر ڈالی. رات کے 2 بج رہے تھے. تہجد کا وقت ہو چکا تھا. میں بستر سے اتری. جو ہی میں نے نیچے قدم رکھا, میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ نیچے تازہ گلاب کی پتیوں کا بستر بچھا ہوا ہے. تب میں نے غور کیا میرا کمرہ گلاب کی خوشبو سے مہک رہا تھا. میرے پورے کمرے کے فرش پر گلاب کی پتیوں کا بستر بچھا ہوا تھا. یہ پھول کون لایا تھا؟ میرا تو کمرہ بھی بند تھا. میرے سونے کے بعد اندر کوئی نہیں آ سکتا تھا, اور جب میں سوئی تھی تب تک تو میرے کمرے میں ایسا کچھ نہیں تھا. مجھے الفت جان سے ڈر لگ رہا تھا. یہ 4 دیواری بھی ایک بازار ہی تھا جہاں میں رہ رہی تھی. میرے پاس تو راستہ بھی نہیں تھا کہ یہاں سے بھاگ سکتی. الفت ہاؤس میں 3 گارڈ تھے جو رات دن پہرا دیتے تھے. الفت جان کی مرضی کے بغیر اس بنگلے میں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا. میں اٹھی, تہجد کی تیاری کی اور تہجد کی نماز ادا کرنے لگی. جو ہی نماز سے فارغ ہوئی, جائے نماز اٹھایا اور جیسے ہی بستر کی طرف مڑی, میری جان نکل گئی. میرے بستر کے پاس ایک آدمی کھڑا تھا. میں چلائی مگر میرے منہ سے آواز نہیں نکلی. یہ کیا؟ میں بولنا چاہ رہی تھی مگر میری آواز نہیں نکل رہی تھی. میں نے دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی مگر میں بھاگ نہیں سکی. ایسا لگ رہا تھا میرے قدم زمین کے ساتھ چپک گئے ہیں. وہ بولا, ڈرو نہیں, میں جن زادہ ہوں, چاند کی چاندنی اور خوشبوؤں کا دیوانہ ہوں. میں اس چاندنی کے ساتھ ساتھ گھومتا پھرتا رہتا ہوں, اسے تلاش کرتا رہتا ہوں. جب چاند کی چاندنی نہیں ہوتی تو میں اپنا وقت پھولوں کے ساتھ گزارتا ہوں. اس گھر میں لگے مہکتے رنگ برنگے پھول مجھے بہت پسند ہیں. تم رقص نہ کیا کرو, کیونکہ جب تم رقص کرتی ہو تو میں خود کو روک نہیں پاتا, تمہاری طرف کھینچا چلا آتا ہوں. یہ کہہ کر وہ دھوئیں کی شکل میں تحلیل ہو گیا اور اڑتا ہوا کھڑکی سے باہر نکل گیا. جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلا, چند لمحوں بعد میرا جسم حرکت کرنے لگا. میں نے بولنے کی کوشش کی. اب میں بول سکتی تھی. میں نے جلدی سے کمرے کی کھڑکی بند کر دی اور اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی. میرا جسم خوف سے کانپ رہا تھا. یہ میں کہاں آ گئی ہوں؟ کیا میں یہاں سے کبھی نکل بھی پاؤں گی یا نہیں؟ امی کہاں ہیں؟ آپ میرے پاس آ جائیں, مجھے لے جائیں یہاں سے. اٹھ جاؤ دانیہ, اٹھ جاؤ, بینش نے مجھے زور زور سے ہلاتے ہوئے کہا. میں بولی, کیوں تنگ کر رہی ہو, سونے دو مجھے. وہ بولی, صبح کے 11 بج رہے ہیں, کتنا سوگی؟ میں نے اسے دیکھا اور بولی, کیا 11 بج گئے؟ وہ بولی, جی 11 بج گئے. کھڑکی کی طرف دیکھو, الفت باجی کا خاص حکم ہے کہ تمہیں بہت اچھی طرح تیار کر کے نیچے لاؤں. میں نے کہا, کیوں؟ وہ بولی, دراصل بات یہ ہے کہ الفت باجی کے بہت خاص مہمان آ رہے ہیں, وہ چاہتی ہیں کہ تم ان کے سامنے رقص کرو. اتنے میں الفت جان کمرے کے اندر آئی اور بولی, دانیہ اٹھو, شاباش, جلدی سے تیار ہو جاؤ, آج میرے بہت خاص مہمان آ رہے ہیں, میں چاہتی ہوں کہ وہ خوش ہو کر جائیں. اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور بولی, ماشاءاللہ, تمہاری موہنی صورت اور خوبصورت رقص میرے مہمانوں کا دل خوش کر دے گی, مجھے یقین ہے, اور اگر وہ خوش ہو کر گئے تو دیکھنا میں تمہیں خوش کر دوں گی. پھر وہ بینش کی طرف مڑی اور بولی, بینش, دانیوں کو تم نے ایسا تیار کرنا ہے کہ دیکھنے والوں کو لگے کہ قیامت سے پہلے قیامت آ گئی ہے. سمجھ گئی نا؟ بینش نے کہا. باجی, آپ بے فکر رہیں. الفت جان نے مجھے مسکرا کر دیکھا اور اپنی ساڑھی کا پلو سنبھالتے کمرے سے نکل گئی. بینش نے مجھے دلہن کی طرح تیار کیا اور مجھے آئینے کے سامنے کھڑا کر کے بولی, لو بتاؤ دانیہ, میں نے تمہیں کیسا تیار کیا ہے. میں نے خود کو آئینے میں دیکھا. میں تو خود حیران رہ گئی. میں تو خود کو خود بھی پہچان نہیں پا رہی تھی, مگر دل پر جیسے کسی نے خنجر مار دیا ہو. ہر لڑکی کی طرح دل کے کسی کونے میں دلہن بننے کی خواہش تھی, مگر اس شخص کے لیے
जिसने हमेशा के लिए मेरा हमसफर बनना था, कुदरत मुझे किस मोड़ पर ले आई है। या अल्लाह मेरी इस्मत की हिफाजत करना। मेरी आंखों से आंसू निकल नहीं लगे थे कि बीनिश ने मेरे आंसू पोंछते हुए कहा, ना रानी ना रोना, नहीं वरना मेकअप खराब हो जाएगा। उल्फत जान के मेहमान नीचे आ चुके हैं। बीनिश मुझे लेकर कमरे से निकली। हम सीढ़ियों से उतरते ड्राइंग रूम में पहुंचे। जैसे ही हम ड्राइंग रूम में पहुंचे, मेहमान चाय पीने में मसरूफ थे। 3 मर्द थे। वो आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देखने लगे। उल्फत जान सोफे से खड़ी हो गई। वो बोली, माशाअल्लाह दानिया। फिर वो मेरे करीब आई, उसने अपने बाजू को मेरे कंधे पर रखा और बोली, मुझे यकीन है आप लोगों को मेरा तोहफा पसंद आया होगा। दानिया उल्फत के बाग का नीला गुलाब है। एक आदमी मुस्कुराते हुए बोला, मलिका उल्फत, आप क्या चाहती हैं कि हम आपकी चौखट पर पड़े रहें? ये सुनकर उल्फत ने कहका लगाया और बोली, मेरा गरीब खाना तो आप जैसे आला ज़र्फ लोगों के लिए हर वक्त खुला है। जब दिल करे आए। साथ ही खुर्शीद चचा तबला लेकर बैठे हुए थे। वो म्यूजिक के उस्ताद थे। उल्फत जान ने कहा, खुर्शीद चचा ऐसा म्यूजिक बजाएं कि मजा आ जाए, और बेनिश तुम मेहमानों के खाने पीने का इंतजाम करो। ये कहकर उल्फत जान सोफे पर बैठ गई। म्यूजिक शुरू हुआ और मैंने रक्स करना शुरू किया। अभी 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि मुझे जोर से चक्कर आया। मैं नीचे गिरी और बेहोश हो गई। मैं सिर्फ उल्फत जान की आवाज सुन सकी, दानिया क्या हुआ है दानिया? मुझे होश आया। मैं कमरे में अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। उल्फत जान मेरे करीब ही बैठी हुई थी। जल्दी से बोली, दानिया तुम्हारी तबीयत ठीक है? क्या हुआ तुम्हें? मैं उठकर बैठ गई और बोली, मुझे नहीं मालूम उल्फत जान। बीनिश बोली, बाजी मुझे लगता है दानिया पहली बार किसी के सामने रक्स कर रही थी, इसलिए घबरा गई। उल्फत जान ने गहरी सांस ली और बोली, शायद ये वजह हो। फिर वो गहरी सोच में चली गई। चंद लम्हों बाद उठी और बोली, दानिया तुम आराम करो और जल्दी से ठीक हो जाओ, और जल्द अज जल्द खुद को नॉर्मल लाइफ की तरफ ले आओ। बहुत दिन हो गए हैं तुम्हें यहां आए। हाँ, अब तुम भी अपनी जिम्मेदारियां संभालो, और समझो मैं यहां तुम्हें मेरे बाद बनने वाली उल्फत जान देखना चाहती हूं। यह कहकर वो मेरे कमरे से चली गई, मगर वो बहुत बड़ी बात कह गई थी। मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती थी। मुझे उस जिंदगी से घिन आती थी। बस मेरे पास यहां से भागने का रास्ता नहीं था। होता तो कब की यहां से भाग चुकी होती। उस दिन के बाद तो यही होने लगा। जब भी बेनिश मुझे तैयार करके मेहमानों के सामने रक्स के लिए ले जाती, मैं रक्स शुरू करते ही बेहोश होकर गिर पड़ती। तीसरी बार ऐसा हुआ तो उल्फत जान का मूड खराब हो गया। वो समझी कि मैं ड्रामा कर रही हूं। जैसे ही मैं होश में आई, बेनिश ने कहा, दानिया तुम मेहमानों के सामने रक्स शुरू करते ही बेहोश क्यों हो जाती हो? वैसे तुम ठीक रहती हो। मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम बेनिश। वो बोली, उल्फत बाजी आज बहुत गुस्से में है। सच क्या है मुझे बता दो, मैं बाजी की मिन्नत समाजत करके तुम्हें बचा लूंगी। मैं रोने लगी। मैंने कहा, बेनिश मेरा यकीन करो, मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों होता है। मुझे खुद कुछ नहीं पता। इतने में कमरे का दरवाजा खुला। उल्फत जान कमरे के अंदर आई। मैं पहली बार उसे गुस्से में देख रही थी। उससे गुस्से में देखकर मैं बिस्तर से खड़ी हो गई। वो मेरे करीब आई। चंद लम्हे तो मुझे गुस्से से देखती रही, फिर जोरदार तमाचा मुझे रसीद करते हुए बोली, मैंने आज तक किसी लड़की के इतने नखरे नहीं उठाए हैं जितने तेरे उठाए हैं। फिर वो मेरे बालों को खींचते हुए बोली, जानती है मैंने तेरी कितनी कीमत अदा की है? 20 लाख में। उससे हक्का बक्का देख रही थी। वो मेरी आंखों में देखते हुए बोली, पूरे 20 लाख दिए हैं, और मैं तुझसे 1-1 रुपया सूद समेत वसूल करूंगी, समझ गई? फिर उसने मुझे छोड़ दिया और बोली, बेनिश 2 दिन बाद एसपी साहब आ रहे हैं। मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए, वरना तुम दोनों को मैं भूखे कुत्तों के आगे डाल दूंगी। ये कहकर उल्फत जान कमरे से चली गई। आधी रात का वक्त था। मैं अपने बेड के साथ टेक लगाए नीचे फर्श पर बैठी रो रही थी। अब तो मेरी जिंदगी का असल इम्तिहान शुरू हुआ था। उसी असना में कमरे के दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक हुई। मैं उठकर दरवाजे के पास गई।
बीनिश की आवाज आई, दानिया दरवाजा खोलो। मैंने दरवाजा खोल दिया। बीनिश कमरे के अंदर आई। उसने जल्दी से दरवाजा बंद किया। उसकी आंखों से लग रहा था जैसे वो काफी देर तक रोती रही हो। उसने दरवाजा बंद किया और बोली, दानिया, तुम यहां के लिए नहीं बनी हो, तुम्हें तुम्हारे घर जाना चाहिए। मैं जब यहां आई थी तो मेरी मदद करने वाला कोई नहीं था, मगर मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। मैंने कहा, लेकिन मैं यहां से निकलूंगी कैसे? वो बोली, कल उल्फत बाजी 2 गार्ड लेकर किसी पार्टी में जा रही हैं। पीछे सिर्फ एक गार्ड रह जाएगा। वो मगरिब की नमाज के लिए जैसे अपने कमरे में जाएगा, मैं तुम्हें यहां से निकाल दूंगी। मैं सिर्फ यही कर सकती हूं। आगे तुमने जल्द अज जल्द अपने घर पहुंचना है और किसी को कानो कान खबर नहीं होने देना। समझ गई? मैंने कहा, हाँ समझ गई। वो बोली, अब मैं अपने कमरे में जा रही हूं, तुम दरवाजा अंदर से बंद कर लो। वो चली गई। मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। दरवाजा बंद करके जो ही मैं मुड़ी, वही जनजादा खिड़की के पास खड़ा था। मैं उसे अचानक देखकर डर गई। वो बोला, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहो तो मैं अभी तुम्हें यहां से ले जा सकता हूं। मैंने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहां से। वो कुछ बोलने ही लगा था कि मैंने कहा, तुम जाओ, मुझे तुमसे डर लगता है। वो कुछ देर तो मेरा मुंह तकता रहा, फिर गायब हो गया। मैंने जल्दी से खिड़की बंद की और अपने बिस्तर पर लेट गई। मुझे तो अब इस कमरे से भी खौफ आ रहा था। अगला पूरा दिन इसी इंतजार में गुजर गया कि कब शाम हो और उल्फत जान पार्टी के लिए जाए। बिलाखिर शाम के गहरे साए ने अपने पर फैलाए। उल्फत जान तैयार होकर कमरे से निकली। मैं और बीनिश किचन के कामों में मसरूफ थे। उल्फत जान ने मुझसे कहा, दानिया, 2 दिन बाद मेरे बहुत अहम मेहमान आ रहे हैं, तुम रक्स की तैयारी करो। मैं चाहती हूं तुम बहुत अच्छा रक्स करो। बीनिश, तुम घर का ख्याल रखो, मैं 2 घंटे तक आ जाऊंगी। ये कहकर उल्फत जान चली गई। उल्फत जान के जाने के बाद बीनिश ने कहा, दानिया, मैं बाहर जाती हूं। जैसे ही गार्ड वुजू के लिए जाता है मैं इशारा करूंगी, तुम फौरन बाहर आ जाना और किसी को खबर ना होने देना। वो बाहर चली गई। मैं ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठ गई। उल्फत हाउस में और भी लड़कियां थीं। वो सब उस वक्त अपने अपने कमरों में डांस की प्रैक्टिस कर रही थी। खुदा खुदा करके इशा का वक्त हुआ। बीनिश ने मुझे ड्राइंग रूम की खिड़की से बाहर आने का इशारा किया। मैं उठी और तेज तेज कदम उठाती ड्राइंग रूम से बाहर निकल गई। बीनिश ने कहा, जल्दी करो दानिया, संभल कर जाना। फिर उसने कागज का एक टुकड़ा मेरी मुट्ठी में पकड़ा दिया और बोली, ये फोन नंबर है, घर पहुंचकर मुझे इस नंबर पर अपनी खैरियत की इत्तला जरूर देना। हम गेट के पास पहुंचे। मैं बीनिश से गले मिली कि इसी स्ना में गेट खुल गया। हम डर कर पीछे हट गए। उल्फत जान अपनी गाड़ी में घर के अंदर दाखिल हुई। हम हैरान और परेशान उसे देख रहे थे। गाड़ी अंदर आकर रुकी। गार्ड गाड़ी से बाहर निकले। उन्होंने गेट को बंद किया। मलका उल्फत जान गाड़ी से बाहर निकली और मुस्कुराते हुए बोली, दानिया, तुम कहाँ जा रही थी? और बीनिश, क्या मेरे बाहर जाने के बाद तुम इस तरह घर की हिफाजत करोगी? हमसे तो कोई जवाब ही नहीं बन पा रहा था। आखिर उल्फत जान को कैसे इल्म हुआ? उल्फत जान ड्राइंग रूम की तरफ चल पड़ी। हम उसके पीछे पीछे अंदर आ गए। हम मुजरिमों की तरह उसके सामने खड़े थे। वो बोली, तुम दोनों ने क्या सोचा था कि मैंने तुम दोनों पर अपनी नजर नहीं रखी हुई? उल्फत जान ने सकीना आपा को पुकारा। सकीना आपा तमाम लड़कियों को रक्स की ट्रेनिंग देती थी। सकीना आपा मेरा हंटर लेकर आए। बाकी लड़कियां भी अपने कमरों से बाहर निकल आईं। वो खामोशी से हमें देख रही थी। सकीना आपा उल्फत जान का खास हंटर ले आई। मैंने ये हंटर पहली बार देखा था। पहले तो उल्फत जान ने पर्स से अपना मोबाइल निकाला, किसी को फोन मिलाया और बोली, अरे एसपी साहब, क्या आप शहर में हैं? मेरे घर से मेरे कीमती जेवरात चोरी हो गए हैं, मगर चोर को हम पकड़ने में कामयाब हो गए हैं। प्लीज जल्दी आएं और इसे गिरफ्तार करें। क्या एसएचओ को भेज रहे हैं? ठीक है, जल्दी उन्हें भेज दें। जी, चोर का नाम बीनिश है। ये कहकर उसने फोन टेबल पर रख दिया और शैतानी मुस्कुराहट के साथ हमें देखने लगी। बीनिश तो रोने लगी। वो भागकर उल्फत जान के पास गई। उसने उल्फत जान के पांव पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगी, उल्फत बाजी, मुझ पर रहम करें, मेरे साथ ऐसा ना करें। मगर उल्फत जान ने उसे ठोकर मारते हुए धक्का दिया और बोली, वाह बीनिश वाह,
یہ تو نئی لڑکی تھی، تو پرانی تھی۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی نے مجھے دھوکہ دینے کے بارے میں سوچا بھی تو کیسے سوچا؟ تجھے تو پولیس خود ہی ٹھکانے لگا دے گی۔ میں ذرا اس کبوتری کو اپنا دوسرا چہرہ دکھاتی ہوں۔ یہ کہہ کر الفت جان میری طرف بڑھی۔ اس نے ہنٹر مجھے مارنے کے لیے ہوا میں لہرایا کہ اچانک جیسے پیچھے سے اس کا ہنٹر کسی نے پکڑ لیا ہو۔ الفت جان نے زور لگایا اور چلائی، کون ہے پیچھے؟ سکینہ آپا نے کہا، الفت باجی پیچھے تو کوئی نہیں ہے۔ الفت جان بولی، تو میرا ہنٹر کس نے پکڑا ہے؟ یہ کہہ کر الفت جان پیچھے مڑی، مگر پیچھے کوئی نہیں تھا، مگر ہنٹر ہوا میں اس طرح رکا ہوا تھا جیسے کسی نے پکڑ رکھا ہو۔ الفت جان نے خوف کے مارے ہنٹر چھوڑ دیا۔ اسی لمحے وہ جنزادہ حاضر ہو گیا جو میرے کمرے میں چاند کی چاندنی کے ساتھ آتا تھا۔ اس نے ہنٹر پکڑ رکھا تھا۔ سکینہ آپا بولی، الفت باجی ادھر آ جائیں، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ جنزادے نے ہنٹر کھینچ کر الفت جان کو مارا۔ الفت جان چلائی۔ سکینہ آپا بولی، کیا ہوا آپا جی؟ کیا ہوا؟ الفت جان بولی، کسی نے مجھے ہنٹر مارا ہے۔ سکینہ آپا بولی، مگر باجی یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ الفت جان بولی، تو کیا اندھی ہو گئی ہے؟ اس کا مطلب تھا کہ جنزادہ جو مجھے نظر آ رہا تھا وہ میرے علاوہ کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں پولیس وین کی آواز آئی۔ پولیس بھی پہنچ چکی تھی۔ اب کیا ہوگا؟ بینش میرے پاس آئی، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور ہم وہیں ایک کونے میں کھڑے ہو گئے۔ جنزادے نے الفت جان کو ایک اور ہنٹر مارا۔ مارے درد کے الفت جان چیخ اٹھی۔ نہ نظر آنے والی قوت کو محسوس کر کے تمام لڑکیاں خوف کے مارے اپنے اپنے کمروں میں گھس گئیں اور دروازہ بند کر دیا۔ پولیس اندر آئی۔ جنزادے نے ڈرائنگ روم کے دروازے کی طرف دیکھا جو اب تک کھلا ہوا تھا۔ دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ پولیس باہر سے ہی دروازہ پیٹنے لگی۔ الفت جان چلائی، سکینہ آپا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ سکینہ آپا بولی، الفت باجی آپ اندر کمرے میں چلیں۔ وہ کمرے کی طرف بھاگی مگر جنزادے نے ان کی طرف ہنٹر اچھال دیا۔ ہنٹر ان دونوں کے گرد لپٹ گیا۔ الفت جان اور سکینہ آپا دونوں ہی ہنٹر سے بند کر نیچے گر چکی تھی۔ الفت جان چلائی، دانیہ مجھے علم ہے، یہ سب تم کر رہی ہو، بتاؤ کون ہو تم؟ سکینہ آپا بولی، الفت باجی یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ چڑیل ہے، سچ پوچھے تو یہ چڑیل ہے۔ جنزادے نے مجھ سے کہا، دروازہ کھول دو۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ پولیس اندر آ گئی۔ ایس ایچ او خود جو الفت جان کا بہت بڑا مداح تھا بولا، ملکہ الفت آج زمین پر پڑی ہے، یہ تو انہونی ہو گئی ہے۔ الفت جان نے کہا، ایس ایچ او صرف تماشا دیکھو گے یا مجھے کھولو گے بھی؟ جیسے ہی ایس ایچ او مسکراتے ہوئے الفت جان کی طرف بڑھا، الفت جان اتنی زور سے چلائی، رک جاؤ، کہ پورا بنگلہ ہل گیا۔ سکینہ آپا تو اب خوف سے کانپنے لگی تھی۔ ایس ایچ او فوراً پیچھے ہٹا اور گھبرا کر بولا، خدا کا خوف کرو، ملکہ الفت کیوں چلا رہی ہو؟ الفت جان بولی، میں نے بینش پر چوری کا الزام لگایا ہے، مجھے تھانے لے چلو۔ مجھ سمیت جتنے لوگ وہاں کھڑے تھے ہکا بکا الفت جان کو دیکھنے لگے۔ ایس ایچ او بولا، الفت جان کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ مگر الفت جان نے دوبارہ وہی بات دہرائی۔ ایس ایچ او نے اسی وقت موبائل نکالا اور ایس پی کو کال میں لائی۔ بولا، سر مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، آپ جلدی یہاں جائیں۔ اسی اثناء میں جنزادہ میری طرف بڑھا اور میرے علاوہ کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ جنزادے نے میرے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اچانک میں اور جنزادہ زمین سے چند فٹ اوپر ہوا میں تیرنے لگے۔ ایس ایچ او بولا، اوئے یہ کیا ہو رہا ہے؟ سکینہ آپا چلائی، دیکھا میں نے کہا تھا نا یہ چڑیل ہے۔ اتنے میں گلاب کی ڈھیروں پتیاں ہم پر گرنے لگیں۔ جنزادہ بولا، اب گھر چلیں؟ آج میں پہلی بار مسکرائی تھی۔ میں نے کہا، گھر چلیں؟ جنزادے نے میری آنکھوں پر اپنا ایک ہاتھ رکھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ سب ہمیں دیکھتے ہی رہ گئے مگر ہم سب کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ جنزادے نے مجھے پھپھو کے گھر کے باہر اتارا۔ رات کا وقت تھا۔ اس نے میرے ہاتھوں کو چھوڑ دیا اور بولا، خود کو بدلنا ممکن ہوتا تو میں تمہاری محبت میں خود کو انسان میں بدل دیتا، لیکن محبت میں سب کچھ ممکن نہیں ہوتا۔ تمہیں آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ میں پھولوں کی خوشبو اور ہوا کا جھونکا بن کر تمہارے ساتھ رہوں گا۔
ये कहकर वो चंद लम्हे रुका और फिर गायब हो गया। आज पहली बार किसी के लिए दिल चाहा कि मैं उसे रोक लेती। घर के अंदर दाखिल हो गई। अंदर तो फुप्पो और अहमद के साथ साथ अम्मी और मेरे सौतेले अब्बा हुजूर भी तशरीफ फरमा थे। सब मुझे देखते ही रह गए। अम्मी भागती हुई मेरे पास आई और बोली, दानिया मेरी बच्ची तू ठीक है? अम्मी ने मुझे गले से लगाया और बोली, हमने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैंने कहा, अम्मी ढूंढने की क्या जरूरत थी, अब्बू से पूछ लेती, उन्होंने मुझे 10 लाख में बेच दिया था। अम्मी मेरी तरफ हैरत से देखते हुए बोली, क्या? अम्मी अब्बू की तरफ मुड़ी और बोली, दानिया ये क्या कह रही है, क्या ये सच है? अब्बू टाल मटोल करने लगे। अहमद बोला, मामू आप इतना कैसे गिर सकते हैं? फुप्पो ने कहा, दानिया यहां अंदर आओ, यहां बैठो और हमें सारी बात बताओ। मैं कुर्सी पर बैठ गई और उस दिन से लेकर अब तक के सारे वाकयात बता दिए। अब्बू मुसलसल एक ही बात कहते रहे कि उन्हें कुछ पता नहीं। आखिर अम्मी ने कहा कि आप अपने बच्चों को संभालें, मैं अपनी बेटी को लेकर जा रही हूं। आज अम्मी सिर्फ बीवी बनकर नहीं, मां बनकर भी सोच रही थी। अब्बू अम्मी से मुआफिया मांगने लगे। अहमद बोला, मामू मैं दानिया के साथ शादी करना चाहता हूं, चाहे आपको मंजूर हो या नहीं। अब्बू ने कहा, क्यों नहीं बेटा, मुझे कोई एतराज नहीं, कहो तो कल ही निकाह ख्वाह को बुला लेता हूं। मैं बीनिस से मिलना चाहती थी मगर मुझसे उसका नंबर भी खो गया था। अगले दिन ही अब्बू ने निकाह ख्वाह को बुलाया। मेरा और अहमद का सादगी से निकाह करा दिया गया। निकाह के बाद मैंने अहमद से यही तोहफा मांगा कि मुझे बीनिस से मिलवा दे। अहमद पढ़ा लिखा और बहुत सुलझी हुई तबीयत का मालिक था। उसने दोस्त से गाड़ी ली और मुझे बीनिस से मिलवाने उल्फत जान के बंगले की तरफ रवाना हो गया। हम उल्फत हाउस पहुंचे तो पता चला कि उल्फत को मासूम लड़कियों को अगवा कराने के जुर्म में पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। गार्ड ने एक कागज मुझे पकड़ाया और बोला, बीनिश का फोन नंबर है। उसने जाते जाते अपना ये नंबर गार्ड को दिया था कि अगर दानिया मेरा पूछते हुए यहां आ जाए तो उसे दे देना। बीनिश अपने गांव चली गई थी। मैं फोन नंबर लेकर वापस मुड़ी। अचानक मुझे अपने इर्द गिर्द गुलाब की खुशबू महसूस हुई। खुशबू इतनी तेज थी कि अहमद ने गाड़ी में बैठे हुए कहा, दानिया गुलाब के फूल तो इर्द गिर्द नजर नहीं आ रहे मगर खुशबू बहुत तेज है। मैं इर्द गिर्द नजर दौड़ाती रही मगर जिनजादा नजर नहीं आ रहा था, मगर खुशबू बता रही थी कि वो यही है। मोहब्बत ऐसा फूल है जो नजर नहीं आता मगर उसकी खुशबू हर तरफ महसूस की जा सकती है। जिंदगी धुएं की मानिंद है, कभी हवा में तहलील हो और खत्म हो जाए, जबकि याद आती जाती सांस की मानिंद है। जब तक जिंदगी बाकी रहती है, याद बाकी रहती है। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज।